क्या पहले दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूं या फिर प्री देने के बाद ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए? प्रीलिम्स का काफ़ी डर रहता है लोगों को कि यार प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, मेंस की तो जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो यार सब कुछ ही मतलब ख़त्म है, आगे आप जा ही नहीं सकते। तो अगर आप 10-15 टॉपिक्स ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जाते हैं एसए की और 3-4 फुल एसए के टेस्ट लेके जाते हैं तो आप डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो ऐसे में। साथ ही साथ आपको चाहिए कि अपने आप से आप ज़्यादा क्वेश्चंस करें, डेफ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, इंटरनलाइज करने की कोशिश करें और एक ऑनेस्टी दिखाएं। Hello everyone, myself Rahul Dev Boora. I have secured All India rank 76 in UPSC Civil Services Examination-2020. This was my second attempt for this exam and my option was mechanical engineering, or I'm here to share my strategy with all of you. देखिए, अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को हम देखें तो 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसमें से जो सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है वो मैं बोलूँगा कि जो मेन स्टेज होती है वो होती है। उसी का ही डिटेल्ड सिलेबस भी दिया गया है यूपीएससी में, जबकि इंटरव्यू और प्रिलिमिनरी का ऐसा कुछ सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है। तो वहीं से ही आपको मतलब चीज़ें स्टार्ट करनी होती है। तो जब भी आप कोई भी इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग करता है तो मैं मानता हूँ कि जो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए वो हो कि आप सिलेबस को बहुत ढंग से पढ़िए, उस सिलेबस को डिवाइड करके देखिए। जैसे कि GS1 में सोसाइटी है, उसके बाद गवर्नेंस का थोड़ा पार्ट आता है, सोशल इश्यूज़ का थोड़ा पार्ट आता है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके बाद थोड़ी ज्योग्राफी आती है। ऐसे ही GS2 में अगर देखेंगे तो पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो आप उस चीज़ को डिवाइड कीजिए और उसको जितना माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट के थोड़े अवेलेबल होते हैं कि माइक्रो टॉपिक्स में लिस्ट किया गया है ब्रॉड टॉपिक को, तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको और भी सिलेबस की क्लैरिटी आएगी। एक बार जब आप सिलेबस को बढ़िया तरीके से देख लेंगे तो उसी के हिसाब से फिर आप एनसीईआरटी पिक कीजिए। अगर सोसाइटी का है पेपर 1 में तो आपको सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी करनी है, ऐसे ही GS2 के लिए पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी करनी है। और मैं मानता हूं कि जो एनसीईआरटी होती है वो क्लास 6 से बजाय क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है इस प्रिपरेशन के लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं मानता हूं कि एट द एज ऑफ 21 हमारा दिमाग मैच्योर होता है और क्लास 11-12th की एनसीईआरटी जो पीछे की एनसीईआरटी होती है उनमें चीज़ें कवर भी कर ली जाती है उनमें क्लास 11-12th की एनसीईआरटी में। तो आप 6 to 10th की स्किप कर सकते हैं, 11-12th की स्टार्ट करें। फिर एक जो एडवांस्ड बुक होती है हर सब्जेक्ट की, आप उसको प्रिपेयर कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक फाउंडेशन प्रिपेयर हो चुकी है, एनसीईआरटी, एडवांस बुक और सिलेबस पे आपकी बढ़िया ग्रिप है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, आप कौन सा भी चूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर जो पढ़ने का तरीका होगा वो जैसे आपका मेंस का जो सिलेबस आपने पढ़ रखा है उसी के हिसाब से हर चीज़ को लिंक करते रहिए। फेडरलिज्म का टॉपिक है तो आज फेडरलिज्म पे आर्टिकल आया है, तो आप लक्ष्मीकांत का जो एक हर चैप्टर के स्टार्ट में एक ब्लैंक पेज होता है तो उसमें आप एक बिल्कुल शॉर्ट लाइन में आप चीज़ें लिख सकते हो कि उस टॉपिक का ये क्रक्स था उस आर्टिकल का। तो जब आप आंसर राइटिंग के लिए जाएंगे तो वो बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आप जो आर्टिकल से जितने भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़े हैं तो वो डाल सकते हैं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी जो एक दुविधा रहती है इस एग्जाम में कि मैं आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करूं, क्या पहले दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूं या फिर प्री देने के बाद ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो यह है कि आपको सिलेबस कंप्लीट कीजिए आप एनसीईआरटी प्लस एडवांस्ड बुक के साथ में, और उसके साथ में आप न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं। जब आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाए तो आप हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को एक मल्टी प्रोंग अप्रोच से आप ले सकते हो। आप उस क्वेश्चंस का एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक आइडिया होगा। तभी आप अगर आंसर राइटिंग स्टार्ट करें तो ही आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे और एक जस्टिस कर पाएंगे जो क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। तो ना कि फर्स्ट डे से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करने की बजाय जब आपकी एनसीईआरटी और एक फर्स्ट रीडिंग हो जाए एडवांस बुक की तब आप एक आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो।
और इसमें मैं बोलूँगा कि जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा वो यह था कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको मिलेगा कि जो एक मेंस का टॉपिक है उस पे 5-5 क्वेश्चन डाले जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो आप उसमें से 2 क्वेश्चंस आप खुद लिख के देखिए हर रोज, बाकी 3 क्वेश्चंस को का जो आंसर्स उन्होंने दे रखा वो पढ़ लीजिए। उसमें से जो इम्पोर्टेंट डाटा है, स्टैटिस्टिक्स है, एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं, और भी जो कुछ आपको लगे कि यार हाँ मैं शायद इस चीज़ को भूल जाऊंगा और आगे जाकर अगर मैं इनका थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लूँ तो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये मैंने मेरी दिसंबर तक ऑलमोस्ट मेरी फर्स्ट रीडिंग और ये हो गई थी। तो मैंने जनवरी के अंदर जनवरी और मिड फरवरी तक मैंने ये कोशिश की थी ऑलमोस्ट 45 डेज तक कि मैं जो मेंस के टॉपिक हैं उसमें थोड़े आंसर्स खुद लिखूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट डाटा वो सेलेक्ट करूं। और मैं क्या करता था कि हर मेंस के टॉपिक के लिए एक पेज होता था मेरा, तो उस पेज के ऊपर मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं भूल सकता था तो वो मैंने लिख लिए थे, ताकि जब मैं प्रीलिम्स जब मैंने क्लियर किया तो मेरे पास हर मेंस के टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ें मेरे पास थी स्टार्ट में ही, जो मैं अपने आंसर्स में अंडरलाइन करता था, डाटा डालता था। तो उसी की वजह से जीएस में मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर आप भी ये अगर करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए भी ये काफ़ी ही लाभकारी साबित होगा इस एग्ज़ाम में। साथ ही साथ होता है प्रीलिम्स का काफ़ी डर रहता है लोगों को कि यार प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, मेंस की तो जो प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो यार सब कुछ ही का मतलब ख़त्म है, आगे आप जा ही नहीं सकते। पर मेरे हिसाब से जो अगर आप देखोगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी तो वो मेंस के सिलेबस से ही आते हैं। तो जनरली जो प्रिपरेशन होती है मेंस की होती है, इंटरव्यू स्टेज पे भी आप मेंस से ही जैसे जीएस 4 से कुछ एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, तो आप सबसे पहले मेंस की ही प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद जब प्रीलिम्स होता है उससे आप बना लीजिए कि 80 या 90 डेज पहले आप थोड़ा प्रीलिम्स फोकस्ड अपनी तैयारी करेंगे। उस 80-19 डेज में क्या करना होता है कि टेस्ट आप जितने ज़्यादा दे सकते हो उतने ज़्यादा दीजिए। जैसे फर्स्ट टाइम पे मैंने शायद 35 के टेस्ट आसपास टेस्ट दिए थे। ये जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने 45 के आसपास टेस्ट दिए हैं और आई वाज स्कोरिंग क्वाइट गुड एज पर द आंसर कीज। मेरे कुछ 125-126 कुछ स्कोर बन रहा था। तो अगर आप 45 टेस्ट देके जाते हैं प्रीलिम्स के लिए तो आपकी जो एलिमिनेशन ट्रिक्स होती हैं और साथ ही साथ एक दिमाग जो तेज काम करना होता है कि आप 2 घंटे में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं, वो आपको आती हुई होती है और एक आप कॉन्फिडेंस से जाते हैं फाइनल एग्जाम में कि हाँ अगर कुछ भी आया तो आई कैन डिपेंड अपॉन माय एलिमिनेशन ट्रिक्स और मैं एक अच्छा स्कोर कर लूँगा। तो 45 टेस्ट देना और उन टेस्ट को इस तरीके से देना कि बिल्कुल उसी माहौल में, ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर लिए फिर 5 क्वेश्चन शाम को अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं। 2 घंटे आप बैठिए और टेस्ट को बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल उसी प्रेशर को फील करके उस टेस्ट को दीजिए और फिर ताकि बाद में जब आप उस टेस्ट को थोड़ा रिवाइज कर पाए तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपको उस क्वेश्चंस में लगा कि हाँ यार ये कुछ नया हमें शायद भूल जाऊंगा तो उसी टेस्ट में कुछ साइड में लिख लीजिए, ताकि जब फाइनल टेस्ट आए ना कि आपको सारा टेस्ट करने के बजाय आप बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं शायद भूल सकता था जो आपने लिख रखे सिर्फ उसी को कीजिए, ताकि फाइनल जब आप रिवीजन में जाएंगे प्रीलिम से पहले तो 15 मिनट में आप हर टेस्ट रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेरे को काफ़ी लगा कि मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहा प्रीलिम्स में दोनों टाइम में ही, तो वो मेरे को ये लगा कि मैं जो प्रीलिम्स का टेस्ट होता था वो 2 राउंड में करता था। फर्स्ट राउंड में मेरे ऑलमोस्ट मैं करता था कि 65 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था और फिर जो सेकंड राउंड होता था तो ऑलमोस्ट हमेशा ही 95 के आसपास में टोटल अटेम्प्ट करता था, तो 30 क्वेश्चंस में सेकंड राउंड में करता था। इससे मेरे को फ़ायदा क्या होता था ये कि जो सेकंड राउंड में जब आप फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन छोड़ देता जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, जिसमें से 2 एलिमिनेट कर चुका हूँ लेकिन 2 ऑप्शंस में काफ़ी फंसा हुआ हूँ मैं। सेकंड राउंड में जब मैं जाता था तो मेरा दिमाग काफ़ी ही तेज़ चलता था और साथ ही साथ काफ़ी ही मल्टीपल पॉइंट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग डोमेन से आए हुए हैं वो आप एक बार गो थ्रू हो चुके हैं।
तो जब आप सेकंड राउंड में जाते हैं तो 30 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हैं, तो जो पहले राउंड में जो लगता है कि यार थोड़ा दिमाग स्टक हो गया था, वो थोड़ा लिबरेट हो जाता है माइंड, और आप अच्छा ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हो, और उसी का मैं मानता हूँ कि मेरे लिए काफ़ी बढ़िया हुआ। तो रेदर देन कि आप प्रीलिम्स टेस्ट को जस्ट वन गो में ही करें, उसको थोड़ा डिवाइड करें, 65 या 50 जो भी आपकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो आप पहले बार में अटेम्प्ट करें, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आप दूसरी बार में अटेम्प्ट करें, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। उसके बाद आती है मेन स्टेज। प्रीलिम्स अगर जब आपका क्लियर हो जाता है तो मेंस में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो अगर आप कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं पहले ही, एक एक पेज के नोट्स थोड़े ही इंपॉर्टेंट डाटा स्टैटिस्टिक्स, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं स्टैटिक टॉपिक्स के लिए। जैसे कि GS1 में आप देखेंगे सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म के टॉपिक हो गए। ऐसे GS2 में गवर्नेंस, ई गवर्नेंस वगैरह के रिलेटेड हुआ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर। तो इन पे आपके जो स्टैटिक है डेफिनेटली श्योर होता है कि क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, तो उसमें अच्छा डाटा स्टैटिस्टिक्स डालोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हो आप। तो ये आपके थोड़े ही नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। उसके अलावा जो डायनामिक पोर्शन होता है करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आप मेंस 365 जैसे आती है, या हर कोई कोचिंग मटेरियल का, या जो आप जिस एकेडमी में आप पढ़ रहे हो वो हर नोट्स वगैरह बना के देते हैं। तो आप जो भी टॉपिक है उसको पढ़िए इसी तरीके से कि व्हाट इज द टॉपिक, एडवांटेज, प्रोज, कॉन्स, फर्दर रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं। तो इस तरीके से हर एक में 5-5 पॉइंट बनाने की कोशिश करें जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे हैं, ताकि जब फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो आप इजीली रिलेट कर पाते हो कि हाँ मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोच रखा है, और फटाफट आप पॉइंटेड फॉर्मेट में उनको लिखो, एक अच्छा स्कोर कर सकते हो आप जीएस में। उसके अलावा जो एस्से होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, और एस्से के लिए आपको चाहिए कि पहले तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद थोड़ा मेंस का पहला महीना होता है, वो जब आप आंसर राइटिंग कर लेते हैं तब आप एस्से अगर लिखने जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एस्से मैं जो मेरी जो खुद की फिलॉसफी रही है वो ये है कि आप 3-4 एस्से फाइनल टेस्ट से पहले लिख के जाएँ। उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ 10-15 ऐसे का है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जाएँ, कि अगर वुमेन से मान लो कि वुमेन रिलेटेड कोई ऐसे आया है तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि वुमेन्स रिलेटेड इश्यूज है, पॉलिटिकल में क्या है, इकोनॉमिक में क्या है, सोशल स्फीयर में क्या है, डिजिटल स्फीयर में क्या है, साइंस एंड टेक स्फीयर में क्या है, तो वो इश्यूज उनको कैसे हैंडल, उनके बढ़िया एग्जाम्पल्स वगैरह। तो अगर आप 10-15 टॉपिक्स की ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जाते हैं ऐसे की, और 3-4 फुल ऐसे के टेस्ट लिख के जाते हैं, तो आप डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो ऐसे में, जो कि काफ़ी ही एक इम्पोर्टेंट स्टेज होती है मेंस में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। उसके अलावा जो ऑप्शनल होता है वो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, और मैकेनिकल इंजीनियर्स मैं बोलूँगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको करनी होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो ये है कि पास्ट ईयर की जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं उनकी जो सॉल्यूशंस बुक दे रखी है उसमें कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन आप जो पास्ट ईयर की सॉल्यूशंस की बुक होती है आप वो उठाइए, सिविल सर्विसेज की और फॉरेस्ट सर्विसेज की। उसमें से जिस जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पहले तो उनको सोल्व कीजिए, और जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका अगर कुछ और टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो लिख रखा हो अब तक क्वेश्चन नहीं आया है, आप उनको प्रिपेयर कीजिए। अगर आप वो प्रिपेयर करके जाते हो तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और काफ़ी अच्छा ऑप्शनल भी है बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिविटी। तो ये थी मेरी मेंस की स्ट्रेटेजी ओवरऑल। उसके अलावा मैं बोलूँगा कि जो इंटरव्यू स्टेज है, तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 132 मार्क्स थे, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 193 मार्क्स आए हैं, तो काफ़ी ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा इंटरव्यू जस्ट 5th और 6th डे था, और मेरे बोलूँगा कि जो थोड़े फंडे होते हैं इंटरव्यू के वो काफ़ी गलत थे। मैं सोच रहा था कि ये शायद नॉलेज टेस्ट ही है और वही फैक्ट्स वगैरह करंट अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह होती है उन्हीं पे ही अपना फोकस वगैरह कर रहा था। पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं था। मॉक इंटरव्यू भी 1-2 दिए और फाइनल टेस्ट देने चला गया, और वही थोड़ा रिफ्लेक्ट भी हुआ फाइनल इंटरव्यू में। मैंने अपने खुद पे काम नहीं किया था, जबकि जो इंटरव्यू स्टेज होती है जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अपनाया कि आप खुद से ही क्वेश्चंस करें,
खासकर जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो चीज़ें फिल करते हैं, तो उनसे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकते हो आप बनाइए। और हर जो आंसर वगैरह दे रहे हो, थोड़ा अपना जो खुद की फीलिंग्स वगैरह है ना, वो डालने की कोशिश कीजिए कि सर आई बिलीव इन दिस, सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, सर मैं गांव के एरिया से आया हूँ तो मैंने ये देखा है, सर मैं बाहर गया था तो मैंने वो चीज़ देखी, उसकी वजह से सर मेरी ये थिंकिंग डेवलप हुई है, और मैं चाहता हूँ कि सर मैं जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ तो उस तरीके से उन चीज़ों को एड्रेस कर पाऊँ। तो जब आप हर क्वेश्चन को थोड़ा इंटरनलाइज करके बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही मैंने इंटरव्यू में इस बार किया। साथ ही साथ ऑनेस्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले रोल करती है। आपने चाहे अपनी ज़िंदगी में बहुत कोई ख़राब काम भी किया है ना, वो वहाँ पे बोल देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वो उस टाइप से क्वेश्चन पूछा कुछ, और आपके दिमाग में ये हुआ कि अगर मैं ये बोलूँगा तो शायद कुछ गलत इन्फ्लुएंस जाएगा। क्योंकि फिर आप जब वो डिसऑनेस्टी दिखाते हैं, रियलिटी उनके सामने पोर्ट्रे नहीं करते हैं, तो एक ऑटोमेटिकली आपकी टोन में ना एक अल्टरेशन आ जाता है, और वो क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं बंदे, तो वो पकड़ लेते हैं वहीं पे ही। तो उसी की वजह से मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में जो था थोड़ी हीरोपंती दिखाई, थोड़ी ही डिसऑनेस्टी भी दिखाई, और जिसकी वजह से इतने घटिया मार्क्स भी मिले थे 132 के। तो जो सेकंड इंटरव्यू था जो इस बार का था, आई वाज कम्प्लीटली ऑनेस्ट। मैं जब इंटरव्यू से पहले जब बोर्ड के सामने कमरे के बाहर बैठे हुए, तो मैं अपने आप को हमेशा यही कह रहा था कि मैंने चाहे ज़िंदगी में कुछ भी कोई गलत काम किया, ये डेफिनेटली कि मैंने उससे अच्छे काम बहुत सारे किए हैं, और वो मेरे को दोनों ही चीज़ें बतानी वहाँ पे, और डेफिनेटली अपने आप ही पोर्ट्रे हो जाए कि हाँ मेरे अच्छे काम काफ़ी ज़्यादा हैं। यही मैंने फुल ऑनेस्टी के साथ इंटरव्यू दिया था। इंटरनलाइज करके आंसर्स बोले थे सारे के सारे। थोड़ा जो टोनिंग होती है, क्योंकि मैं ड्रामेटिक्स क्लब में भी था, तो थोड़ी टोनिंग ऊपर नीचे उस तरीके से भी पे काम किया। मिरर प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की, ग्रुप वगैरह बनाया था हमने, तो हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते थे। जो ट्रांसक्रिप्ट्स पिछले साल की इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स होती थी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा है तो उसकी कुछ केस स्टडी बना के एक दूसरे से करते थे। तो ये ग्रुप में जो हमने किया वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो उसी के बलबूते पर 193 स्कोर हुआ था, और उसी से ही एक अच्छी रैंक भी मिली है 76। तो ये थी मेरी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी। मैं बोलूँगा कि मेंस पे आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जब प्रीलिम्स है तो उससे 80-90 डेज़ पहले आप प्रीलिम्स फोकस थोड़ी तैयारी करें। वो भी अपने आप ही आपको रियलाइज़ हो जाए कि यार मेंस का मैंने कर लिया है तो ऑलमोस्ट प्रीलिम्स तैयार है। जस्ट टेस्ट देने से जो एलिमिनेशन ट्रिक्स वगैरह होती है या फैक्ट्स वगैरह जो थोड़े है याद करने की ज़रूरत होती है, वो आपको करना होता है। और फिर जब मेंस के बाद इंटरव्यू में जाते हैं तो अपना जो मेंस में आपने प्रिपेयर कर रखा है वो सारा सिलेबस होता है। साथ ही साथ आपको चाहिए कि अपने आप से आप ज़्यादा क्वेश्चंस करें, डेफ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, इंटरनलाइज करने की कोशिश करें, और एक ऑनेस्टी दिखाएं। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, एंड आई होप दैट कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है, एंड आई विश कि हम फ्यूचर में भी इंटरेक्ट करते रहें। थैंक यू।